राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी। हम जी आज बात करेंगे जरा इजराइल की, बात करेंगे जरा इस्लामिक कंट्रीज की और जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान की भी। हम यहाँ पे आज ये भी बात करेंगे कि जी बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें कि यूएई को खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जिन्होंने इजराइल को ना सिर्फ ये कि तस्लीम किया है बल्कि इजराइल का डेलीगेशन भी जो है वो वहां पर जाता रहता है यूएई में, और उन्होंने उनकी जैसे जहाँ पे इबादत गाह जिसे हम कहते हैं इजराइल की या यहूदीज की, वो भी बनाई है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को चल रहा है जहां पे वो इजराइल को तस्लीम कर ले, और पाकिस्तान को इस चीज में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए भी। और भारत को भी हम देखते हैं कि भारत के रिलेशंस भी जो है वो इजराइल के साथ काफी बेहतर है। पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेस करनी है, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान को रिलीजन को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। और हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है कि हम हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय इजराइल के, वो हटाना होगा। और उसको हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद मुल्क को चलाने के लिए रिलीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बहुत सी कंट्रीज में ठीक है, रिलीजन हर एक का अपना मामला होता है, कौन किस रिलीजन पे बिलीव करता है, कौन क्या करता है, ये टोटली एक इंसान का अपनी चॉइस होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की। और इसी तरीके से इजराइल के साथ भी जो है वो रिलेशंस बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी डाला जा रहा है, चाहे आप उसको इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कह लें या चाहे आप उसको अमेरिका की तरफ से समझ लें, लेकिन ऐसा करना ही होगा और तभी जो है वो आगे हम बढ़ पाएंगे। अब ये और बात है कि यहाँ पे बहुत से मुल्ला माफिया और इस तरह के लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और इस चीज से हमें रोका जा रहा है। लेकिन वक्त बदल रहा है, पाकिस्तान को भी बदलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो एफएटीएफ में से निकले, अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसको दोबारा इस तरह की चीजें ना फेस करनी पड़े, उसको टीएलपी, टीटीपी और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साइड पे करना पड़ेगा, उनका साथ ना देने का सोचना होगा, फैसला करना होगा कि हमने आगे जाना है और हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करनी। लेकिन साथ साथ बाकी कंट्रीज के साथ भी जो रिलेशंस होते हैं, जो हमारे कहना चाहिए जो कंट्रीज के रिलेशंस होते हैं, उसमें रिलीजन को साइड पे करना होगा और हमें आगे बढ़कर इजराइल को ना सिर्फ तस्लीम करना होगा बल्कि हमें उसके साथ मेल मिलाप और बिजनेसेस की बात या ट्रेड की बात भी करनी होगी। देखते हैं हम उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं और वो हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। यानी मैं मदद की बात कर रही हूँ, डोनेशंस की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि हम किस चीज में ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं। हमें जी भारत से हमें ज्वाइन किया है आसिफ रमीज दाऊदी साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त बात करते हैं और हमेशा बड़ा स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो हम चलते हैं आसिफ साहब की तरफ और उनसे बात करते हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है आसिफ रमीज दाऊदी साहब ने, जो कि एनालिस्ट हैं और सब देखते ही रहते हैं टीवी के ऊपर भी, और हम वैसे भी यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे भी हम आसिफ साहब को सुनते रहते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते और जय हिंद टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम इजराइल की बात करेंगे और हम बात करेंगे इस्लामिक कंट्रीज की, तो क्या देखते हैं आप कि अब माहौल कुछ बदलता जा रहा है और अब आगे जाके इजराइल को भी तस्लीम किया जाने लगा है, खासतौर पे यूएई और सऊदी अरब और जिस तरह की इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान शायद इंतजार कर रहा है कि कहीं से कुछ इशारा मिले किसी बड़ी कंट्री से। तो क्या देख रहे हैं आप, कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको माहौल? आरजू जी, बदलाव तो बहुत सारी देखने को मिल रही है पूरी दुनिया में ही। आप अगर हर तरफ नज़र उठा के देखें
تو हर तरफ बदलाव है और नए नए समीकरण और इक्वेशंस बनते हैं और अपने इशू बेस्ड कुछ रिलेशंस होते हैं जो पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट के, अपने तमाम जो ममालिक हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने रिलेशंस डेवलप भी करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। अब जैसा आपने कहा कि हमारे खत्ते में ख़ास तौर से यूएई या सऊदी या अरब वर्ल्ड के रिलेशंस और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें देखें सब कोई इस बात को जानता है। हमने अभी कुछ साल क्या दिसंबर 2020 एक साल अभी मेरा ख्याल है कि पूरे हुए हैं जबकि इब्राहिम अकॉर्ड एक जो सीरीज़ ऑफ ट्रीटीज़ जो थी नॉर्मलाइज करने की डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो ख़ास तौर से इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और सूडान और मोरक्को वगैरह को उसमें शामिल करें, उसकी एक ट्रीटी थी जिसको इब्राहिम अकॉर्ड का नाम इन्होंने दिया था। और उस ट्रीटी को के होने के बाद, इस एग्रीमेंट के होने के बाद यकीनन पूरी दुनिया में काफ़ी ताज्जुब की नज़र से भी देखा गया और काफ़ी लोगों ने इसको देखा जाए तो कुछ ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया, जो आमतौर से होता है। लेकिन जो बदलाव मैं देख रहा हूँ या हम इस खित्ते में देखते हैं या पूरी दुनिया में, वो बदलाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है और हर फ्रंट पे दिख रहा है। अगर मैं खुद सऊदी अरब में हूँ और यहाँ की भी अगर बात करूँ तो आपको इस बात का इल्म होगा कि यहाँ पे जो अभी एक विज़न है 2030, उस 2030 विज़न के हिसाब से एक वाइब्रेंट और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की बात चल रही है, वाइब्रेंट सोसाइटी की बात चल रही है, न्यूम सिटी की बात चल रही है। और यहाँ पे आप देखें कि आज की तारीख में औरतें जो हैं वो हर शोबे में काम करती हुई नज़र आती हैं, उनको इनकरेज किया जा रहा है, प्रोमोट किया जा रहा है। और जो एक लीडरशिप यहाँ पे है, उनका जो विज़न है, ख़ास तौर से यहाँ के किंग और जो अभी हमारे MBS हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी अगर आप 2030 के बाद अभी भी अगर कोई सऊदी अरब विज़िट करे या इस खत्ते को विज़िट करे तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन 2030 के बाद तो जो चीज़ें यहाँ पे जो प्लानिंग की गई है, अगर वो तमाम चीज़ें उसी हिसाब से चली तो यकीनन दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटायरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है हर तरफ। अब जब ये इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, ख़ास तौर से यूएई और इसकी अगर मैं इजराइल की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि देखें कई ऐसे फैसले होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सोच समझ के ली जाती हैं। लेकिन आज के हालात में आपने पैंडेमिक देखा होगा, पैंडेमिक के अंदर किस तरह से लोगों ने देखा कि जाने तो गई ही गई और माली नुकसान कितना हुआ और किस तरह से इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी दुनिया बड़े बड़े जो सुपर पावर्स कहलाते थे उन तमाम लोगों की कमर टूट गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि लोगों को ये देखना पड़ता है कि कैसे हम अलग अलग रिलेशंस को डेवलप, ज़रूरी नहीं, देखें रिलेशनशिप जो होती है ना इंटरनेशनल अफेयर्स में जब हम बात करते हैं या फॉरेन पॉलिसीज़ में, आरजू जी आपको तो खुद मालूम है, आप तमाम चीज़ों पर नज़र रखती हैं, तो अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं। चाहे आप बायलैटरल रिलेशंस की बात करें या मल्टीलैटरल रिलेशंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें या ट्रेड और बिजनेस की बात करें या पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस की बात करें। तो अभी मैं अपनी अगर खुद अपने मुल्क की मिसाल दूं तो चाइना से कितने हालात वो हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बहुत ही एज पे है और बहुत ही ख़राब हालात हैं। उसके बावजूद 100 मिलियन से ज़्यादा का जो व्यापार है और जो ट्रेड और रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में होता है। तो आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो हालात है इकोनॉमिक की, वो आज की पूरी हिस्ट्री में इससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की नहीं रही थी जो अभी है। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में देखें कि अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर जो वो पुरानी कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि एक नासूर सा बनता जाता है और एक सरदर्द सा बनता जाता है, तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है जो पीस की तरफ लेके जाता हो, जो एक कहते हैं यूनिटी की तरफ लेके जाता हो दुनिया में किसी भी कोने में, किसी खत्ते में, तो मैं इंडिविजुअली इसकी बड़ी इसको प्रोमोट भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। और होता क्या है कि जब आप इस तरह की कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं और जब आप इसको जेन्युइनली इसके स्पिरिट को, जो आपके एग्रीमेंट के अंदर जो स्पिरिट होती है उसको फॉलो करते हुए अगर आप इसको निभाने के लिए करते हैं तो कितनी जानें बचती हैं, कितना मुल्कों का फ़ायदा होता है। अब आप देखें कि कितने बिलियंस के तो इन लोगों के आपस में बिजनेस ट्रेड रिलेशंस डेवलप हो गए। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह के कोई रिलेशंस आते हैं जो आप इस चीज़ को नज़र में रख, जैसे मैंने इशू बेस्ड होती है बहुत से रिलेशंस, जब आप इशू बेस्ड रिलेशंस पे बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा आपके मुल्क के लिए
कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, और ख़ासतौर से जब ऐसी सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है या ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो वो यकीनन उसको अप्रिशिएट करने वाली बात तो होती है। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा और कहता भी हूँ कि उसके स्पिरिट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसको फॉलो करने की कोशिश होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बस एक फॉर द नेम से इस चीज को कर दिया जाए। लेकिन बाद में अगर आप देखें कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के कुछ महीनों के बाद ही गाजा में किस तरह के अटैक्स हुए और किस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे आई आपके फलस्तीन में, तो कहने का मतलब यह है कि पीस की आप शुरुआत करें और अच्छे प्रोसेसेस को लाएं और ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करें, और ख़ासतौर से अरब ममालिक में आज के हालात जो हैं वो भी बहुत सी चीज़ें ऐसी बदलती जा रही हैं कि बहुत से पुरानी चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हुए वो देख रहे हैं कि कैसे उनके, अब जैसे मैं सऊदी अरब के अंदर हूँ तो यहाँ देखें एक पेट्रोलियम जो है एक सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गर रिसोर्स है यहाँ के इनकम का, लेकिन आप देखें कि जब यहाँ पे अब हज और उम्रे की बात होती है या टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, या आप अभी नियोम सिटी की जो मैं जिक्र कर रहा था या 2030 विजन की, इसका मकसद ही यही है कि किस तरह से हम अलग अलग तरीके से इस मुल्क में टूरिस्ट को या दुनिया के पूरी नज़रिए को बदलते हुए यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करें बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, और किस तरह से मुल्कों का फ़ायदा हो। इन चीज़ों को देखते हुए कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं और कुछ ऐसे जो म्यूचुअली और शेयर्ड इंटरेस्ट के बेस पे होती हैं वो फैसले लेने पड़ जाते हैं। आरज़ू जी, नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि आप सऊदी अरब में हैं तो वहाँ तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, और अब पहले जो है वो लड़कियां या फीमेल्स ड्राइव नहीं कर सकती थी, अब उसकी भी परमिशन मिल गई है, और बगैर महरम के यानी बगैर किसी घर के मर्द के जो है वो इजाज़त है कि आप हज या उम्रे के ऊपर औरतें जा सकती हैं। ये चेंजेस तो हम देख रहे हैं सऊदी अरब में। हमने यूएई की भी जैसे बात की कि वहाँ पर उन्होंने फ्लैग तक लगाया है इजराइल का, तो आप समझते हैं कि इसी तरह से जो चीजें लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये इस्लामिक कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान के अलावा, इनमें ये बड़ा अच्छा बदलाव है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाएगा और पाकिस्तान भी इजराइल के साथ अपने टर्म्स जो है वो, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ है कि जी हम इजराइल नहीं जा सकते, बाकी कहीं के लिए भी जो है वो पासपोर्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब ये चीज़ जो है होती है और कब सऊदी अरब या अमेरिका या कहीं किसी तरफ से इशारा मिलता है, तो आई थिंक मैं सबसे पहली होंगी जो जाके इजराइल में विजिट करूंगी, लेकिन पाकिस्तान से। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या उसमें आपको लग रहा है कि ये चेंजेस जो हैं ये कितना टाइम लेगा, ये मतलब आपके ख्याल से पाकिस्तान इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, जो आपका आइडिया पाकिस्तान के लोगों के बारे में? देखें आरजू जी, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसके कई पहलू होते हैं। एक तो ये कि ये फैसला कोई इतना आसान फैसला तो होगा नहीं, क्योंकि ये अरब और इजराइल की जो एक लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट था, ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही कई मामले में सेंसिटिव भी माना जाता है। और पाकिस्तान बीइंग, जब आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस तरह का इन्वॉल्वमेंट या तालिबान को वहाँ पे इस लेवल पे जाके सपोर्ट करना या इस्लामिक आइडियोलॉजी को इतना ज़्यादा इनकरेज करना, तो एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले ये फैसला इतना आसान होगा नहीं, और अगर होगा भी तो कब और कैसे लिया जा सकता है। और लेने के बाद के जो कुछ मसाइल हैं आरजू जी, वो ये है कि चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब फैसला लेने की अगर मैं बात पे आता हूँ तो जाहिर है कि ये तो पूरा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान को कब कौन सी चीज़ उसके मुल्क के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है और उसके हिसाब से वो फैसला ले। लेकिन जो अभी सबसे अहम चीज़ ये हो जाती है कि आप अगर वहाँ के हालात देखें तो वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट एक इशू है, जो आप अभी टीएलपी की बात करें या टीटीपी की बात करें, इस पर मैं डिस्कशन में आगे आऊँगा अगर कोई ऐसा सवाल आता है। लेकिन उससे भी जो एक बड़ी चीज़ है वो है फौज और इस्टेब्लिशमेंट। हालांकि दो तरह के रुख मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देखता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इवन फौज के भी कई लोग और मीडिया के कई लोग ये खुल के कहते रहे हैं कि भाई इजराइल के साथ इशू बेस्ड रिलेशंस को डेवलप कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, और कुछ लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं, जो कि आमतौर से ऐसा होता है कि दो तरफा रुख मिलता है। लेकिन वहाँ जो आप देखते हैं कि बहुत ही एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए। इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा भी बीच में बात चल रही थी कि पता नहीं इमरान खान की सरकार 2-3 महीने में रहेगी कि नहीं। हालांकि मुझे तो तमाम चीज़ें ऐसी लग रही थी, जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था उसको देखते हुए, कि तमाम एक गेम सा लग रहा था। लेकिन उससे बड़ी चीज़ क्या होती है कि क्या अगर ऐसी कोई सरकार हो वहाँ पे जो पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलती हो, जिसमें उसकी अपनी कुछ खास से हो नहीं, फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से आउटसोर्स्ड हो, और वहाँ पे आप कोई भी फैसले
बगैर इस्टेब्लिशमेंट के या बगैर उन फोर्सेस के आप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे फैसले लेना मेरे हिसाब से, जो अगर मैं एनालाइज करता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि आप वहाँ देखें ना कि छोटी छोटी चीज़ें हो या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। और चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप छोटी कहते हैं ना कि आप मेडिसिन से लेके आप फार्मिंग से लेके आप छोटी बड़ी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता है इस्टेब्लिशमेंट का। अब ऐसे हालात में क्या वहाँ की सरकार ऐसे फैसले ले पाएगी, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हालांकि अभी जो वहाँ के हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि वहाँ के अंदर के हालात को ठीक करते हुए हिंदुस्तान से कैसे वो सबसे अच्छे रिलेशन को डेवलप करें, फेज बाय वाइज अगर वो चलें। अगर तो हिंदुस्तान से कुछ रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, कुछ बेहतर हो जाते हैं, फिर वो दूसरे और ममालिक की तरफ बढ़ते हुए फिर वो इजराइल की बात तो बाद में आएगी। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो जितनी भी इनिशिएटिव्स ली जाती है ना, तो वो तमाम फोर्सेज जो उसको डिरेल कर देती है, उसको रोकने की जरूरत है। और अभी पाकिस्तान के जो वहाँ की आवाम है, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या अहम चीज है, उसको नजर में रखते हुए वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि वहाँ की सरकार अगर खुद मुख्तारी से कुछ फैसले ले सके तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ अगर हिंदुस्तान कुछ करना चाहता है, उसको डिरेल कर दिया जाता है। अब ऐसे हालात में क्या वो इजराइल से ऐसे कोई रिलेशन डेवलप करने की क्षमता या कैपेबिलिटी में वहां की सरकार हो सकती है? ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हुआ कि अगर तो ऐसा हो गया, तो अभी आप देखिए कि किस तरह से वहां की सरकार ने एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को, सैंक्शन ग्रुप्स को और ऐसे कुछ लोगों को, पहले तो 200 से ज्यादा लोगों को वहां पे जेल से रिहा करवा दिया गया और टीएलपी के घुटने के बल सरकार को कर दिया गया। बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है कि आप एक डेमोक्रेसी को लीड करते हैं और वहां पे आपकी फौज इतनी मानी जानी होती है, और वहां के बहुत सी ऐसे कहते हैं ना कि चीजें हुई हैं जो लोग उसको वो भी करते हैं कि हाँ देखो यहाँ ऐसा भी होता है। उसके बावजूद कुछ ऐसी सरकारें रही हैं जो अपने अपने वक्त में चीजें उन्होंने की हैं। लेकिन अभी की जो सरकार है, वो ये देख के ऐसा लगा कि कैसे वो उस टीएलपी और टीटीपी के सामने, लेकिन अगर टीएलपी को मैं खास तौर से फोकस करके बोलता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चैलेंजेस जो क्या क्या आएंगे उस पर मैं इसको कनेक्ट करूंगा। अभी कैसे एक छोटी सी बात पे फ्रांस के एम्बेसडर को लेकर इतने बड़े मसाइल वहां पे खड़े हो गए और कितनी वहां परेशानी हुई, पूरा फोकस यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान के दूसरे हालात कैसे हो रहे थे, और वहां पे वहां की सरकारें इन्वॉल्व हो गई कि कैसे वो टीएलपी को मनाए। और आखिर में क्या हुआ कि वो टीएलपी जिसके बारे में पाकिस्तान और वहां के खुद एनएसए और दूसरे तमाम लोग ये कहते रहे कि हिंदुस्तान से वहां पे फंड भेजा जाता है, उनको मदद की जाती है, जो एक तमाम एक नैरेटिव सेट करके कहा जाता था, उसके बावजूद अगर टीएलपी को वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है, और एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, उनके लोगों को छोड़ा जाता है, सैंक्शन लोगों को उनको लिस्ट से हटाया जाता है, और उसके बाद आप ये करते हैं कि यहाँ तक कि आप हुकूमत में शामिल होने तक का न्योता देते हैं, और कल को इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें से कुछ लोग हो सकता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन जाए। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो कि इजराइल से रिलेशन डेवलप होने की बात हो, या कोई ऐसी चीज जो इंडिया से रिलेशन को डेवलप होने की बात हो, या कोई ऐसी चीज जो वहां पे इन जनरल वहां की कौम के लिए फायदा हो सकता हो, उन चीजों को ऐसे चीजों को एनकरेज किया जा सकता है? ये हुई दो बहुत ही बड़ी चीजें। लेकिन वहां के जो इंटरनल जो मसाइल है ना, इससे पहले कि बाहर की तमाम चीजों को देखी जाए, वहां आज की तारीख में जो मसाइल इतने ज्यादा हो गए हैं, वो उन मसाइल को सबसे पहले अगर देखते हुए उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। आप एफएटीएफ से बाहर आने, ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश करें अगर वहां की सरकार, उसके बाद कुछ फंड्स मिले, कुछ कर्ज से दूर हो जाए, अपनी इकोनॉमी को अगर और बढ़ाए, और ये तमाम चीजों में ये इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मैटर करता है कि आपके दूसरे मुल्कों से कितने अच्छे रिलेशंस हैं। एफएटीएफ में तो अभी ग्रे लिस्ट में है, कल को अगर टीएलपी के इस तरह के रिलेशंस और टीटीपी के साथ जो मामला है उसको देखते कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक लिस्ट में भी आ जाए। तुर्की सपोर्ट करती रही, तुर्की खुद ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में है। अब आप बताएं कि चाइना का एक अकेला सिंगल फोकस रहते हुए चाइना के तमाम एजेंडे को फुलफिल करने के बावजूद आज देखें कि चाइना को यूएसए में जो डेमोक्रेसी समिट है उस पर चाइना को नहीं बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो सारी दुनिया समझती होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं दो अलग अलग चीजें चाइना और पाकिस्तान की तरफ भी दिखती हुई नजर आ रही है। अब अगर आप पूरी तरह से चाइना के एजेंडे को फुलफिल करने में लगेंगे और उनके सही और गलत तमाम दिन को दिन रात को रात करने के एजेंडे में लगेंगे तो इंटरनल मसाइल बढ़ेंगे, और जब वो इंटरनल मसाइल बढ़ेंगे तो उसके बाद आप देखें आरजू जी कि कैसे दूसरे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और अगर
वहाँ की हुकूमत जो है वहाँ के अवाम के हक में चीज़ों को अगर सही माने में सोचे, जो सोचना चाहिए, जो अभी वो नहीं सोच रहा है, तो उसमें आप देखें कि वहाँ के अवाम का बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी देखें कुछ दिनों पहले ये बात बिल्कुल चल रही थी और ये ऐसा दिख रहा था कि नहीं, अब ये इमरान खान की जो सरकार है 2-3 महीने के अंदर वो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक यू टर्न हुआ और किस तरह से जो वहाँ पे इस सरकार को दोबारा से रहने की बात नहीं, मेरा तो अपना एनालिसिस ये होता है, हमेशा हम हर डिबेट में ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए सारी क्रिटिसिज्म जो है वो इमरान खान की सरकार को मिलती रहती है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल से उसको चलाते हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे जो भी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है। तो कोई भी मिलिट्री कू या मार्शल लॉ या दूसरी तमाम चीज़ों को मुझे लगता है अभी कुछ सालों तक या आगे आने वाले दिनों तक लोग भूल जाएं, क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें ऐसे चल ही रही है, सारा काम उनका हो रहा है और कोई उनको इनकी तनकीद नहीं मिल रही है, और सारे जो है वो कहते हैं ना, आप दूसरे लोग आपके इसमें फ्रंट पे जाके आपके लिए काम कर ही रहे हैं, और ऐसी अगर डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें आप आगे किसी भी तरह से इमरान खान की सरकार में बदलाव मुझे अभी नहीं दिख रहा, और जब तक कि ये बदलाव नहीं आएगा या कोई अभी बहुत ही स्टेबल सरकार वहां पे नहीं आएगी, तो इतने बड़े फैसले जो इजराइल के जैसे मुल्कों के साथ रिलेशन, कोई इतना आसान काम तो होगा नहीं, वो फैसले लेना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला।